हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, लर्न बाय मैप के नाम से एक सीरीज हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे चला रहे हैं। आज इसका सेट 20th डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का एक ही सिंपल मोटिव है कि आपको एग्जाम में जो मैप बेस कंटेंट पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको बहुत बेटर तरीके से आंसर कर सको। किस तरह से इन मैप्स को प्रिपेयर किया था? तो पूरे वीक में जो भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स न्यूज में रहे, उनमें कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैं स्टडी करता रहता हूं और एक बार कंपाइल करके ये क्लास आप लोगों के साथ रख लेता हूं। ठीक है, तो लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम सेट 20th पहले 19 सेट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अलग से लर्न बाय मैप की प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं ये एक मैप जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखाता है। रिसेंटली सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे था, होम मिनिस्टर उसमें जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल प्रोटेक्ट करता है इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर। होम मिनिस्टर यहां पर इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फंक्शनल रहना, सेफ रहना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम चाइना, बांग्लादेश और काफी सारी और कंट्रीज जब इंडिया के अगेंस्ट एक स्टांस रखती है तो धमकी ये देती है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट ऑफ कर देंगे, जिससे इंडिया के लिए अपने ही नॉर्थ ईस्ट में जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। या कुछ तो ये बोलते हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे। देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला, पर हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दो फोर्सेस की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको ठीक से चला के रखने की। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे लगी हुई एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगी हुई बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि बिल्कुल इनके बीच में आपको देखने को मिलता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चाइना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक नाम देता है इंडिया चिकन नेक, कि अगर इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, जैसे चिकन के नेक को अगर आप पकड़ो, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। कि अगर हम इंडिया को यहां से पकड़ेंगे तो हम सारा नॉर्थ ईस्ट खत्म कर सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कुवैत विजिट, आई होप आपने इस विजिट के बारे में जरूर सुना होगा। तो कुवैत आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी। वैसे तो इस रीजन को बुलाते हैं वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट भी बुला लेते हैं। वैसे मिडल ईस्ट एक अमेरिकन टर्म है, अमेरिका के हिसाब से सारी दुनिया उनके ईस्ट में, और ये रीजन मिडल से में आता है, इसलिए वो इसको मिडल ईस्ट बोलते हैं। हमारे लिए तो ये वेस्ट ऑफ एशिया है, ये गुजरात वाली तरफ। ठीक है, तो अगर आप देखो, पर्शियन गल्फ दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी ट्रेड। आपको जीसीसी के बारे में भी पता होना चाहिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सऊदी, कुवैत, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये 6 कंट्रीज आती हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में। कुवैत के साथ बहुत तरह के ट्रेडिंग रिलेशंस आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी। आगे चलते हैं। रिसेंटली जब सीरिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही खत्म हो जाती है, बशर अल असद अपनी कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है फॉर इजराइल। अब इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा ऑक्यूपाई करके ही अपने लैंड को बढ़ाया है, या फिर कहें इजराइल की सारी जमीन किसी ना किसी कंट्री से उसने ऑक्यूपाई करी है। इजराइल ने 1960s में ही कैप्चर कर लिया था सीरिया का गोलन हाइट, और अब क्योंकि सीरिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई प्रोटेक्ट करने को नहीं, तो इजराइल का बहुत ही क्लियर प्लान है कि हमें गोलन हाइट को एक्सपैंड करना है। तो फ्यूचर में आपको इजराइल थोड़ा सा यहां को ज्यादा एक्सपैंडेड बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहां ऐसा नहीं कि शायद, इजराइल ऐसा बिल्कुल करेगा, क्योंकि पूरी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इजराइल ने कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां उनको अपना लैंड बढ़ाने को मिला हो। ठीक है, रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जाते हैं चाइना। काफी टाइम से इंडिया चाइना के रिलेशंस में बेटरमेंट नहीं दिख रही थी, पर कुछ हफ्ते पहले रशिया के कजान में होता है ब्रिक्स समिट, वहां इंडिया के पीएम चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले, और अब एनएसए का चाइना जाना। इशू क्या है? इशू बहुत ही क्लियर है। हम असल में चाइना के साथ जो बॉर्डर बनाना चाहते हैं वो हम जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन को फॉलो करना चाहते हैं, पर चाइना चाहता है ना, कोई लाइन नहीं फॉलो होगी। चाइना मल्टीपल टाइम यहां पर इशू क्रिएट कर चुका है, एंगेजमेंट कर चुका है, वॉर भी हो चुकी है। असल में बॉर्डर आपको अरुणाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और लद्दाख में देखने को मिलता है। अक्साई चिन वो रीजन है लद्दाख का जो 1962 की वॉर में चाइना ने इलीगली कैप्चर कर लिया था। उसके बाद आपने गलवान, डेमचुक, डेप्सांग जैसे बहुत सारे
पैंगोंग त्सो से बहुत सारे इश्यूज देखे होंगे यहां कहीं, जो कि अब LAC बन चुकी है। तो जो अक्साई चेन वो लोग कैप्चर कर चुके हैं, उसके यहां पर जो लाइन है इसी को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रेडी हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है, बस जल्दी ही जनवरी फेब तक इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस ब्रिज पे एक ट्रेन या फिर कह लो ट्रेन के 2 या 3, ऐसा लग रहा है जैसे 2 या 3 डब्बों को जोड़ा गया, उसका साइज कितना ही मिनिमल लगता है इस ब्रिज को देखते हुए। ये एक आर्क ब्रिज है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज दिल्ली से लेके श्रीनगर तक की जर्नी को बिल्कुल इजी बना देगा। चेनाब नदी आपको यहां नीचे देखने को मिलती है, इसलिए इसको अभी के लिए बुलाते हैं चेनाब ब्रिज। यहां पर आप देख सकते हैं आपको नदी देखने को मिल रही है। ये जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब की पिक्चर, अभी पूरा बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आपको मैं लोकेशन दिखाऊं तो जिस तरह से आप जम्मू से ऊपर कश्मीर जाने के लिए शुरू करते हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये चेनाब ब्रिज। और अब बिल्कुल श्रीनगर तक जो ट्रेन है उसको पहुंचाया जा सकता है। टूरिस्ट के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही अजीब सी चीज हुई। ये एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर है फ्रॉम बांग्लादेश, और ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह से एक पिक्चर को पोस्ट करता है जिसमें कह रहा है कि ये होना चाहिए असल में बांग्लादेश को। काफी सारी इंडियन टेरिटरी को, इंडियन स्टेट्स, असम, त्रिपुरा को इसने अपना बांग्लादेश का पार्ट दिखाया है। जैसी कंट्रोवर्सी बढ़ती है ये इस पिक्चर को डिलीट कर देता है वेरियस सोशल मीडिया हैंडल से। ये वो स्टूडेंट है जिसको मोहम्मद यूनिस अपने साथ, जो इस टाइम पे केयर टेकर सरकार चला रहे बांग्लादेश की, काफी सारी कंट्रीज भी लेकर जा चुके हैं। जैसे ही ये इंसान इस पिक्चर को अपलोड करता है, इंडिया की तरफ से काफी ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आता है और इंडिया की गवर्नमेंट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट कहती है कि इस चीज को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं यहां से सोच दिखती है। सोचो, ये वो बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश को 1971 की वॉर में बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, नहीं तो ये इस पाकिस्तान रह जाता। पर आज पता नहीं बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है कि वो कह रहे हैं इंडिया के साथ रिश्ता नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखना चाहिए। जिस पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में अंडर ऑपरेशन सर्च लाइट 3 मिलियन 30 लाख बांग्लाओं को मारा था ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर, ताकि ईस्ट पाकिस्तान रहे और बांग्लादेश कभी ना बने। तो ये कंट्री या तो हिस्ट्री भूल चुका है या ये बिल्कुल ही एक गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते, आई गई एक पिक्चर। तो रिसेंटली हमने अपनी कंट्री में सेलिब्रेट किया 1971 की वॉर का विजय दिवस, जो कि होता है 16 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये वॉर चलती है यहां पर। वैसे तो इस फ्रंट पे भी चल रही थी, पर मेन क्या था, जब अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया तो 2 पाकिस्तान बनाए थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। पर इस ईस्ट पाकिस्तान में बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी और फाइनली 1971 की वॉर में ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। आप लोगों कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को अलग से क्यों दिखाया गया, क्योंकि जब ये तब की मतलब बिल्कुल जब शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनना, तब तक जम्मू एंड कश्मीर एक अलग राज्य था, ना इंडिया का पार्ट ना पाकिस्तान का पार्ट। बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर अगर आप देख सको, पाकिस्तानी जनरल ए न्याजी और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, इंडियन जनरल पाकिस्तानी जनरल से सरेंडर का जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन करवा रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर हुआ था दुनिया का, 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था इन बांग्लादेश। और उसके बाद भी अगर बांग्लादेश एक अलग रास्ते जाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में वो कंट्री जा रही है कोई नहीं जानता। इंडिया के होम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक अपडेट दिया अबाउट दी नक्सल प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि हम 2026 तक नक्सल प्रॉब्लम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे इन छत्तीसगढ़, और अगर कुछ बचे एरिया रह गए झारखंड उड़ीसा के, वहां भी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद जो कि एक इंटरनल टेररिज्म की दिक्कत है, ये लोग हथियार लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हटाकर खुद एक लेफ्टिस्ट सरकार चलाना चाहते हैं, जैसे माओ ने किया था इन चाइना, माओ जेडोंग ने। इसलिए इस मूवमेंट को माओइज्म भी बुलाया जाता है। काफी हद तक हम इस मूवमेंट को कंट्रोल तो कर पाए, एक टाइम पे तो बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड थी, पर हाँ पूरी तरह से इस मूवमेंट को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मूवमेंट में जितने भी लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए वो इंडियन सिटीजन है, तो आप आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस इस इशू को सॉल्व करती है, स्पेसिफिकली सीआरपीएफ। ठीक है, आई होप आपने बहुत बार सुना होगा एल नीनो, ला नीना।
इन दोनों इफेक्ट्स में असल में होता क्या है कि इस तरह से आपको ये अमेरिकाज के बीच में और एशिया के बीच में जो पूरा पैसिफिक ओशन है, इसमें हवाओं की मूवमेंट देखने को मिलती है। सिंपल आपको पता होना चाहिए, जब एल नीनो इफेक्ट होगा ये क्या करेगा, ये हमारे रेनफॉल को रोकेगा, कमजोर करेगा। जब ला नीना होगा ये हमारी मानसून एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ला नीना में सर्दी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, सर्दी का इफेक्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली रशिया में काफी कुछ हुआ। यूक्रेन ने एक रशियन जनरल को मॉस्को में मारा। रशिया ने यूएसए को चैलेंज कर दिया कि हम यूक्रेन पे जो मर्जी मिसाइल गिरा दें, आप रोक नहीं सकते। असल में रशिया और यूक्रेन तो कुछ साल पहले एक ही कंट्री का पार्ट थे। ये थी वो कंट्री यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। अगर आप देखो इसमें 15 कंट्रीज होती थी, जिसमें रशिया और यूक्रेन एक ही साथ असल में होते थे। आगे जाके डिफरेंसेस आते हैं। यूएसएसआर 26 दिसंबर 1991 को डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इन सब कंट्रीज में टूट जाता है। तो इसमें रशिया था, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया था, बेलारूस था, मोल्डोवा, यूक्रेन, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया था। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री थी। तो इन सब के साथ बनता था यूएसएसआर। रिसेंटली श्रीलंका के जो करंट प्रेसिडेंट है अरुणा कुमारा जी, इंडिया आते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं रीजनल सिक्योरिटी के बारे में, इस जगह की सिक्योरिटी के बारे में। अब काफी सारी कंट्रीज हैं हमारे नेबरहुड में जिनके साथ चाइना काफी ज्यादा अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जितना चाइना अपनी यहाँ पर डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डेंजरस है। अरुणा कुमारा ने प्रॉमिस किया कि श्रीलंका की धरती कभी भी इंडिया या इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम यूज नहीं होने देंगे। रिसेंटली दिल्ली में एक इवेंट होता है जिसमें मोल्डोवियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऑफिशियल आते हैं। असल में उनकी दिल्ली में एम्बेसी बन रही थी। उस इवेंट के दौरान इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी थैंक यू बोलते हैं मोल्डोवियन काउंटर पार्ट को, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू होती है 2022 में, तब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इन यूक्रेन, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और कुछ कंट्री से हमने मदद ली थी इन स्टूडेंट्स को वॉर जोन से बाहर निकालने की, जिसमें मोल्डोवा ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। मोल्डोवा पहले सोवियत यूनियन का भी पार्ट था, बाद में अलग एक कंट्री बन गया और आज आपको बिल्कुल यूक्रेन के बगल में देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप। इधर है वेस्टर्न यूरोप, इधर है सदर्न यूरोप, ये है सेंट्रल यूरोप। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर पहले असम के सीएम थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, इनलैंड मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है इनलैंड वाटरवेज। जैसे हाईवे होता है ना, ये वाटरवे है। क्या इसमें गाड़ियां चलेंगी? ऑफ कोर्स नॉट। इसमें शिप्स चलेंगे। क्या बहुत बड़े शिप्स? नहीं। शिप्स कहां चलेंगे? शिप्स चलेंगे रिवर्स पे। यहां सी शिप्स की बात नहीं, नदियों पे। देखो नदियों का भी अगर आप लेवल एक हद से ऊपर बढ़ा दो तो शिप उसमें आराम से चल सकता है, ज्यादा लोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है। अब हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं। अभी हम लोगों ने नेशनल वाटरवे 1 पे काम किया है, नेशनल वाटरवे 2 फंक्शनल है गंगा और ब्रह्मपुत्रा पे, फिर 3, 4 और काफी सारे नेशनल वाटरवेज अभी आएंगे। तो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया जाता है जल वाहक स्कीम, जिसमें हम अपने इनलैंड वाटरवे को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट मैथ्स थे। आज की थोड़ी क्लास में कंटेंट ज्यादा था, पर मैंने कोशिश करी आपको सब कुछ समझाऊं। करंट, स्टैटिक सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीक की लर्न बाय मैथ क्लास में, सेट 21 में। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।